जमीन पर जीवन की विविधता सच में हैरान करने वाली है। आज हम इसी पहेली के एक छोटे से हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जमीनी पारिस्थितिकी तंत्रों को। हमारे पास इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी हुई है और हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाना। तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले ये पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द ही, ये आखिर होता क्या है? क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रकृति का एक अपना मोहल्ला? हाँ, ये सोचने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि प्रकृति की एक ऐसी फंक्शनल यूनिट, एक इकाई, जहां सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मतलब जो भी जीवित चीजें हैं, वो एक समुदाय की तरह आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और सिर्फ आपस में ही नहीं, अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण से भी। हाँ, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के साथ। ये एक छोटे से तालाब जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर एक विशाल जंगल या समुद्र जितना बड़ा भी। अच्छा, और स्थलीय का मतलब हुआ फिर जमीन वाले पारिस्थितिकी तंत्र? बिल्कुल। स्थलीय यानी वो सारे मोहल्ले जो जमीन पर बसे हैं, भूमि पर पाए जाते हैं। यहाँ जीवन और निर्जीव चीजों, मतलब बायोटिक और एबायोटिक घटकों का जो भी लेन देन है, जो अंतःक्रियाएं हैं, वो मुख्य रूप से जमीन पर ही होती हैं। ठीक है, तो जानकारी बताती है कि मोटे तौर पर 4 मुख्य तरह के जमीनी पारिस्थितिकी तंत्र हैं: वन, चरागाह, रेगिस्तान और टुंड्रा। यही है ना? हाँ, ये 4 मुख्य प्रकार हैं, बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ और भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट। इनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पर हाँ, चलिए पहले इन मुख्य प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। जरूर। शुरुआत जंगलों से करते हैं। नाम से तो लगता है यहाँ बस पेड़ ही पेड़ होंगे। एकदम सही, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ वृक्षों और झाड़ियों का बोलबाला होता है। ये वो इलाके हैं जहाँ इतनी बारिश और सही तापमान होता है कि घने पेड़ आसानी से उग सकें, उनकी वृद्धि हो सके। वैसे पेड़ों के घनत्व के हिसाब से इन्हें घने जंगल या फिर थोड़े खुले जंगल ऐसे भी बांट सकते हैं। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि दुनिया के लगभग 30% जमीन, मतलब करीब 1/3 हिस्सा, वो जंगलों से ढका हुआ है। 30%? ये तो बहुत बड़ा इलाका हुआ। हाँ, बिल्कुल। कोई उदाहरण अगर सोचें तो? जैसे अमेज़न के घने वर्षा वन, वो एक उदाहरण है। या फिर साइबेरिया के ठंडे शंकुधारी वन, जिन्हें कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। दोनों जंगल हैं, पर देखिए कितने अलग हैं। सही बात है। अच्छा, जंगलों से आगे बढ़ें तो आते हैं चरागाह या घास के मैदान। यहाँ फिर पेड़ों की जगह घास ज्यादा होती होगी। बिल्कुल। यहाँ घास और दूसरी छोटी, मतलब बिना लकड़ी वाली जड़ी बूटियां, जिन्हें शाकीय पौधे कहते हैं, उनकी प्रमुखता होती है। पेड़ या तो बहुत कम होते हैं, बिखरे हुए, या फिर होते ही नहीं है। इन मैदानों में देखिए वनस्पति को सहारा देने की क्षमता तो होती है, मतलब घास वगैरह उग सकती है, लेकिन बड़े विशाल पेड़ों के लिए पर्याप्त सहारा वो यहाँ नहीं मिल पाता। अक्सर पानी की कमी एक कारण होता है। अच्छा, जानकारी में एक दिलचस्प बात थी कि ये अक्सर एक मध्यवर्ती अवस्था होते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम में। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक जरूरी बिंदु है। कई बार ये मैदान प्रकृति के बदलाव के क्रम में, जिसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, उसमें एक बीच का पड़ाव होते हैं। मतलब मान लीजिए कहीं जमीन खाली हुई तो शायद पहले घास उगेगी, फिर धीरे धीरे झाड़ियां आएंगी, और अगर हालात सही रहे, मतलब बारिश वगैरह ठीक हुई, तो हो सकता है कि आखिरकार वहां जंगल बन जाए। तो ये घास का मैदान उस सफर का एक हिस्सा, एक सीरियल चरण हो सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ घास के मैदान हमेशा घास के मैदान ही रहते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती या जहां आग लगना आम बात हो। अच्छा, और मैंने सुना है दुनिया भर में इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे प्रेरी, पंपा, सवाना, ये सब। हाँ, बिल्कुल। ये सब विशाल घास के मैदानों के ही स्थानीय नाम हैं। अगर नक्शे पर देखें तो उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास, और अफ्रीका में सवाना और वेल्ड भी हैं। एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में स्टेपीज, हंगरी में पुस्टाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब घास के मैदान ही हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर तापमान और वर्षा के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो कौन सी 2 श्रेणियां हैं? पहली है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण शायद अफ्रीका का सवाना है। ये उन गर्म इलाकों में होते हैं जहां बारिश होती तो है, पर इतनी नहीं कि घने जंगल बन सकें।
यहाँ अक्सर सूखी कांटेदार झाड़ियां भी घास के साथ दिख जाती हैं। ये आपको अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्सों में मिलेंगे। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी हैं समशीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये दुनिया के उन हिस्सों में है जहां न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी, मतलब मध्य अक्षांशों में। और अक्सर ये महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं, समुद्र से दूर। यहाँ बारिश मध्यम होती है, साल में करीब 25 से 75 सेंटीमीटर, और अक्सर बर्फ के रूप में भी गिरती है। तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव होता है, गर्मियां गर्म और सर्दियां काफी ठंडी हो सकती हैं। इन्हीं के वो अलग अलग नाम हैं जो आपने अभी लिए, पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड, पुस्टाज। समझ गई। तो जंगलों में भरपूर पानी, घास के मैदानों में थोड़ा कम। अब उन जगहों पर आते हैं जहां पानी की चुनौती सबसे बड़ी है, रेगिस्तान। एकदम सही कहा। रेगिस्तानों की पहचान ही है पानी की अत्यधिक कमी, सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश, और नतीजा वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, बिखरे हुए, और वो भी ऐसे जो कम पानी में जीना सीख गए हों। लेकिन एक बात और, रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत और झुलसाने वाली गर्मी नहीं होता। यहाँ तापमान और जलवायु में भी काफी फर्क मिल सकता है, विविधता होती है। इसी आधार पर इन्हें दो मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। पहले गर्म रेगिस्तानों की बात करते हैं। हमारा थार रेगिस्तान इसी में आएगा ना? हाँ बिल्कुल। गर्म रेगिस्तानों में बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी अक्सर ऐसी होती है कि जो थोड़ा बहुत पानी गिरता भी है वो फौरन नीचे रिस जाता है, इसलिए सतह ज्यादातर सूखी रहती है। अफ्रीका का विशाल सहारा और कालाहारी रेगिस्तान, अर्जेंटीना का मोंटे रेगिस्तान, ये सब गर्म रेगिस्तान हैं। और भारत में हमारा थार रेगिस्तान, जो मुख्य रूप से राजस्थान में है पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी फैला है, वो एक प्रमुख गर्म रेगिस्तान है। यहाँ रेतीले मैदान और रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, जिन्हें टिब्बे या ड्यून्स कहते हैं, वो आम नजारा हैं। और ठंडे रेगिस्तान, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, रेगिस्तान और ठंडा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। ठंडे रेगिस्तान मुख्य रूप से या तो ऊंचे अक्षांशों पर मिलते हैं, मतलब ध्रुवों के करीब, या फिर समशीतोष्ण क्षेत्रों में, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर। यहां भी बारिश तो बहुत कम होती है, रेगिस्तान की तरह ही, लेकिन यहां की मुख्य पहचान है कड़कड़ाती सर्दियां, जमा देने वाली ठंड। चीन और मंगोलिया में फैला विशाल गोबी रेगिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान है, और भारत में भी एक बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां तक फैला ऊंचाई वाला ठंडा सूखा इलाका। तो हाँ, रेगिस्तान ठंडे भी हो सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। चलिए अब पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों की तरफ चलते हैं, टुंड्रा। इस शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ खास? टुंड्रा का मतलब यह है बंजर भूमि या पेड़ रहित भूमि। ये शब्द फिनिश भाषा से आया है। ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां सर्दियां बेहद लंबी और कहना चाहिए जमा देने वाली होती हैं, और गर्मियां वो बहुत छोटी और ठंडी। जीवन के लिए यहाँ हालात बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठोर। बारिश यहाँ भी रेगिस्तान जितनी ही कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, और वो भी ज्यादातर बर्फ के रूप में। इसके भी दो मुख्य प्रकार हैं, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा की क्या खासियत है? ये तो एकदम उत्तर में होगा। हाँ, जैसा नाम से पता चलता है, यह आर्कटिक सर्कल के पास पृथ्वी के बिल्कुल उत्तरी छोर पर है। इसकी सबसे अनोखी चीज है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट? हाँ, परमाफ्रॉस्ट यानी जमीन की वो परत जो साल भर बर्फ की तरह जमी रहती है, स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी। गर्मियों के छोटे से मौसम में ऊपरी कुछ इंच या फुट मिट्टी पिघलती है, लेकिन उसके नीचे जमी बर्फ पानी को नीचे रिसने नहीं देती। इससे जमीन अक्सर दलदली सी हो जाती है उन कुछ हफ्तों में। यहाँ गर्मियों में एक और चीज होती है, सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं, 24 घंटे रोशनी रहती है। तो रोशनी तो खूब मिलती है, भले ही गर्मी ना हो। अच्छा, और अल्पाइन टुंड्रा, ये फिर पहाड़ों वाला टुंड्रा हुआ? हाँ बिल्कुल, ये ऊंचे पहाड़ों पर वृक्ष रेखा से भी ऊपर पाया जाता है। वृक्ष रेखा? हाँ। मतलब वो ऊंचाई जिसके ऊपर पेड़ नहीं उगते। सही। वृक्ष रेखा या ट्री लाइन वो काल्पनिक रेखा या ऊंचाई है जिसके ऊपर पेड़ नहीं उग पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, और मिट्टी भी बहुत पतली या ना के बराबर होती है। पेड़ों को जमने के लिए सही माहौल नहीं मिलता। एक और दिलचस्प बात बताऊं, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास पृथ्वी थोड़ी उभरी हुई है ना, तो वहां के पहाड़ों पर वृक्ष रेखा ज्यादा ऊंचाई पर होती है।
जबकि ध्रुवों के पास के पहाड़ों पर ये कम ऊंचाई पर ही मिल जाती है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और भारत में हिमालय में लगभग 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर एल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। यहाँ फर, पाइन, जुनिपर जैसे बौने पेड़ या झाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन और ज्यादा ऊंचाई पर जाएं तो बस लाइकेन और मॉस जैसी छोटी जमीन से चिपकी रहने वाली वनस्पतियां ही जिंदा रह पाती हैं। वाकई हैरतअंगेज है कि जीवन ने कैसे इन बिल्कुल अलग अलग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने पैर जमा लिए हैं। अब थोड़ा भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ के दो खास पारिस्थितिकी तंत्रों का जिक्र हुआ था, पर्वतीय और घाट। ये भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं? हाँ, ये भारत के भूगोल, जलवायु और जैव विविधता तीनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की, मतलब पहाड़ी इलाकों की। इनकी पहचान क्या है? खड़ी ढलानें, ऊंचाई में तेजी से बदलाव और कठोर मौसम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान गिरेगा, हवा पतली होती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। और जाहिर है, भारत में इसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण तो हिमालय ही है। बिल्कुल, हिमालय पर्वत श्रृंखला सिर्फ पहाड़ों का एक समूह नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की, कह सकते हैं, जीवन रेखा जैसी है। ये पूरे क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करती है, मॉनसूनी हवाओं को रोककर बारिश करवाती है, गंगा, यमुना जैसी हमारी बड़ी सदानीरा नदियों को जन्म देती है, और उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से हमारी ढाल भी बनती है। इसने इस पूरे क्षेत्र को एक खास पहचान दी है। ये पहाड़ न सिर्फ भौगोलिक सीमाएं बनाते हैं, बल्कि जलवायु, नदियों के बहाव और यहाँ तक कि संस्कृतियों के बंटवारे में भी इनकी भूमिका है। और इनमें एक क्षेत्रीय विविधता भी गजब की है। सोचिए, कश्मीर के नज़ारों से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक हिमालय का रूप, मौसम, वनस्पति सब कितना बदलता जाता है। सही कहा। और घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये हमारे दक्कन के पठार के दो किनारे हैं, है ना? एकदम सही। ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर खड़ी दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहले पश्चिमी घाट की बात करें। इन्हें सह्याद्री भी कहते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल, इन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है। ये पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलते हैं। उत्तर में ताप्ती नदी के पास से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक लगभग अटूट दीवार की तरह फैले। ये पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचे भी हैं और ज़्यादा लगातार भी। बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो जमकर बरसता है। कुछ इलाकों में तो साल में 100 से 500 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। बहुत ज़्यादा। इतनी बारिश? हाँ, इसी भारी बारिश की वजह से ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी दक्षिण भारत की कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थल हैं, उनका स्रोत हैं। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी घाट दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। हॉटस्पॉट? हाँ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका मतलब है कि यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यहाँ एंडेमिक स्पीशीज जिन्हें कहते हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि ये इलाका लाखों सालों तक बाकी जगहों से कुछ अलग थलग रहा और यहाँ का मौसम भी काफी स्थिर रहा, जिससे जीवन को विकसित होने का मौका मिला। वाह, तो पश्चिमी घाट तो जैव विविधता का खजाना है, और पूर्वी घाट इनसे कैसे अलग है? पूर्वी घाट वो पूर्वी तट के समानांतर चलते हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट की तरह लगातार या उतने ऊंचे नहीं हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें कई जगहों पर काट दिया है और चौड़ी घाटियां बना दी हैं। इसलिए थोड़े टूटे फूटे या खंडित लगते हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं। यहाँ बारिश भी पश्चिमी घाट की तुलना में काफी कम होती है, औसतन 60 से 160 सेंटीमीटर सालाना। अच्छा, काफी कम है। हाँ, इस वजह से यहाँ का मौसम भी अलग है। अर्धशुष्क से लेकर नम तक बदलता रहता है। वनस्पति भी अलग है। यहाँ मुख्य रूप से पतझड़ी वन, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, कुछ सूखे, कुछ नम। हालांकि ये पश्चिमी घाट जितने घने या जैव विविधता से भरपूर नहीं माने जाते, फिर भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर औषधीय पौधों के लिए। यहाँ यूफोरबिएसी, लेगुमिनोसे, एस्टेरेसी जैसे कई महत्वपूर्ण पादप कुलों के औषधीय पौधे खूब पाए जाते हैं। गोदावरी नदी के पास स्थित पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी घाट का एक अच्छा उदाहरण है, जहां हमें पतझड़ी और कुछ सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने घने जंगलों से लेकर सूखे रेगिस्तानों, फिर बर्फीले टुंड्रा और भारत के खास पहाड़ों और घाटों तक का एक चक्कर लगा लिया। इन सब अलग अलग दुनियाओं को एक साथ देखने पर
सबसे बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? क्या चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है आपको? मुझे आता है सबसे आकर्षक बात तो यही है कि जीवन कितना कितना ढीठ है, कितना विविधतापूर्ण है, रेजिलियंस एंड डाइवर्सिटी। कैसे इसने तापमान और पानी की उपलब्धता जैसी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया है, अडैप्ट कर लिया है। घने नम जंगलों से लेकर वीरान सूखे रेगिस्तान और जमे हुए टुंड्रा तक, हर पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में जीवन का एक अनूठा जाल बुनता है, यूनिक वेब ऑफ लाइफ। और ये सभी छोटे बड़े मोहल्ले, ये सभी इकोसिस्टम्स मिलकर हमारी पृथ्वी के बड़े तंत्र का हिस्सा हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हें समझना हमें कुदरत की जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी नाजुकता, उसकी फ्रिजिलिटी दोनों का एहसास कराता है।